मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग जिस विषय पे वार्ता करने वाले हैं, जिस विषय का परिचर्चा मैं करने वाला हूँ, जिस विषय पे मेरा व्याख्यान होना है, वो आपको पीछे लगी हुई मेरी इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं किस विषय पे वार्ता करने वाला हूँ। आज मैं वार्ता करने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर और कंधे से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, जिसमें सामान्यतः कंधे का दर्द होना या कंधे का ऊपर ना उठना या हाथ का बहुत भारी रहना, हमेशा टेम्पटेट करना, बार बार पेन करना, इत्यादि इत्यादि तमाम तरीके की परेशानियां योगा टीचरों के जीवन में भी आती रहती हैं। सामान्यतया जब योगा टीचर ही योग आसन कर रहा होता है और कई बार वो नर्व खिंच जाए या कोई टेंडन या लिगामेंट कुछ भी खिंच जाता है तो बेतहाशा पीड़ा होती है। खास करके खिलाड़ियों को भी, जो लोग प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर है, बहुत तेजी से बॉल करनी है, उस समय में भी कंधे का बहुत उपयोग होता है और फिर कंधा अगर खिंच जाता है तो बहुत दिनों तक इसकी पेन होती रहती है। इसके अलावा एनाटॉमी को जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग योग को जानना चाहते हैं और योग के माध्यम से अपने योग के छात्रों को, योग के क्लाइंट्स को या योग के पेशेंट्स को क्लिनिकल योगा में, थेरापेटिक योगा में यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उत्तरदायी है। अब मैं आपके सामने एक एक एनिमेटिव वीडियो शेयर करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रक्रम जो है वो कैसे चल रहा है। आप देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये शोल्डर दिखाता हूँ, एक व्यक्ति जिसका ये शोल्डर है। शोल्डर सामान्य तौर पे लगभग लगभग हर आसनों में यूज होने वाला है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ज्वाइंट होता है, उसके अलावा कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ उसके बाद जो आपके मस्तिष्क के से संबंधित नर्व्स होती हैं, मस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और आर्टरीज और बोन्स होती हैं। इन सब का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर मात्रा में होता है, जिसमें बोन है, ज्वाइंट है, लिगामेंट है, टेंडन है, मसल्स है, नर्व्स है और बुरसाई है। बुरसाई के विषय में मैं आपको बताता हूँ, बुरसाई का कहाँ किसे बोलते हैं। बुरसाई सामान्य तौर पे जैसे मसल्स है ना, मसल्स के नीचे एक लेयर लगी हुई है, एक पतली सी, उस लेयर को बोला जाता है। देखिए, हड्डियों का नाम अगर हम लोग देखा जाए तो स्कैपुला है, क्लैविकल है, ह्यूमरस है। और इसके अलावा स्कैपुला को भी अगर ऊपरी और निचले हिस्से को देखा जाए तो इसमें सामान्य तौर पे एक्रोमियन, अगर जो ऊपर वाला हिस्सा निकला हुआ है एक्रोमियन का, जो कंधे के इस हिस्से में देखने को आप टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा एक जो ज्वाइंट लगा हुआ है, इसको ग्लिनो ह्यूमेरल ज्वाइंट बोला जाता है। ग्लिनो का मतलब ये जो साफ्ट है, जो सॉकेट है, इसको ग्लिनोमॉइड बोला जाता है, इसलिए उसको ग्लिनो बोल दिया। और ह्यूमरल इसलिए क्योंकि वहां पे ह्यूमरस है। और इसके अलावा एक्रो मायो क्लेविकुलर ज्वाइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडेड शेप का हो जाता है। और मायो का मतलब बहुत लंबा नहीं है, सूक्ष्मतम है और क्लेविकल से संबंधित है, इसलिए क्लेविकुलर ज्वाइंट बोला जा सकता है। एनाटॉमी में सारा का सारा नाम कुछ इसी प्रकार से मिलने को देखने को मिलेगा। अब ये है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, यानी कि जहाँ पे स्टर्नम और क्लेविकल मिल रही हैं उसे स्टर्नो क्लेविकुलर बोला जाता है। अब आप एक और बात देखिए, सारी हड्डियां जो हैं वो कहीं ना कहीं, सारी हड्डियों के बीच में कुछ सॉकेट टाइप का ये लगा हुआ है, चिपचिपा जली सा पदार्थ लगा रहता है, जो हड्डियों के मूवमेंट के लिए अनिवार्य है। दो हड्डियों के बीच में जब ये सॉफ्ट लगा रहता है, ये जो चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, इसी के कारण से हड्डियों में पेन नहीं होती है। जब हड्डियों में सामान्य तौर पे मिनरल की कमी होनी शुरू हो जाए, जब आपका खाद्य पदार्थ कम होना शुरू हो जाए, कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाए, और या फिर क्या कहते हैं, आर्थराइटिस या उससे संबंधित कोई परेशानी, रेमेटॉइड होने की संभावना बढ़ जाती है, तो मुख्य तौर पे यही घटता है। ये जो क्या कहते हैं, फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड के घटने के कारण से मनुष्य बहुत हद तक परेशान होता है। तो नंबर एक बात आपको जो याद रखनी चाहिए कि जब भी किसी क्लाइंट, किसी पेशेंट से आप डील कर रहे हो, तो आप उसके डाइट में कैल्शियम युक्त पदार्थ और विटामिन डी से संबंधित पदार्थ, यदि हड्डी को डील करने जा रहे हैं आप, तो जरूर उनके डाइट में ऐड कर दें। क्योंकि कौन से ज्वाइंट का क्या कौन सा फ्लूइड खत्म हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इसके प्रति भी सचेत रहें। अब इसके अलावा और भी जो इसके महत्वपूर्ण ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं एसटी ज्वाइंट, यानी कि स्कैपुलोथोरैसिक ज्वाइंट बोला जाता है। जो थोरैसिक होती है हमारी, यानी कि जहाँ पे जो जैसे लंबर है, लंबर के साथ थोरैसिक, वहाँ स्कैपुला जाके जुड़ रही है। बहुत डीप नहीं जुड़ती, बहुत सिंपल जुड़ती है, लेकिन फिर भी वहां पे एक ज्वाइंट तो है। अब हड्डी के ऊपरी हिस्से को देखिए, जिसको मैं बता रहा था अभी, जो जो जिस फ्लूइड की मैं बात कर रहा था, बेसिकली जहाँ पे कार्टिलेजियस जो पदार्थ है, कार्टिलेजियस है, यानी कि जहाँ पे दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं और उस जुड़ाव को जो संयमित कर रहा है, वो कार्टिलेज भी बड़ा जरूरी होता है। जब भी हम, कई बार ऐसा होता है कि जर्क युक्त आसन कर देते हैं, जैसे हैंड स्टैंड वगैरह कर रहे हैं, शरीर का वजन बहुत ज्यादा है और हाथ पे ही सारा वजन आ गया, तो ये क्या होता है, ये जो साफ्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस साफ्ट को देखिए आप, इस साफ्ट में ये प्रवेश कर जाता है। ये जो साफ्ट है ना, इस साफ्ट में
हाथ बहुत हद तक प्रेशराइज होकर दब जाता है, और जब इस शाफ्ट में वो ये हड्डी ह्यूमरस दब जाती है और रेडियस अल्ना के सपोर्ट से और प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यही आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये डैमेज हो जाता है। तो एक कारण तो ये भी हुआ पेन का। ऐसी कंडीशन में इन कार्टिलेज के डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, और ये डेवलपमेंट योग से कम, डाइट से ज्यादा तेजी से हो जाएगा। अगर आप सिर्फ हाथ को थोड़े समय के लिए नॉर्मल भी रख देते हैं, उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं उस कंडीशन में, यानी कि पहली जो चीज आती है वो है परहेज। अगर आप परहेज की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये जो कार्टिलेज है ये वापस रीडेवलप कर जाएगा। इसकी खासियत होती है इन कार्टिलेजेस की। ठीक है, अब यही साफ्ट जो है, देखिए ये जो साफ्ट था अभी कई तरीके से दबेगा, कई तरीके से इसके अंदर खिंचाव होता है। अब सामान्य तौर पे जैसे लिगामेंट को देख लिया जाए, लिगामेंट किसे कहते हैं? जो जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरी हड्डी ने किसी दूसरे लिगामेंट को ज्यादा खींच दिया या प्रेशराइज कर दिया। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं जो शोल्डर्स के लिए ओपन चेस्ट या बेंच प्रेस वगैरह करते हैं, तो उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पूरा जो ज्वाइंट कैप्सूल है इसमें लिगामेंट सामान्य तौर पे बाहर की तरफ हो जाता है, और ये सारे लिगामेंट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक्रो हो, चाहे वो क्लेविकुलर हो, चाहे वो थोरैसिक वाला हो, चाहे वो ह्यूमरस से लेके और स्कैपुला के बीच में हो। इस हड्डी को स्कैपुला बोला जाता है, ये जो हड्डी होती है। मैं इसी ग्लेनाइड लैब्रम की बात कर रहा था। ग्लेनाइड लैब्रम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। ये शोल्डर का जो बाहरी हिस्सा जहाँ पे ह्यूमरस आके लग रही है हड्डी, उस हिस्से को बोला जाता है। जब भी आप हैंड स्टैंड करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, यानी कि ग्लेनाइड लैब्रम को ये पता हो जाए कि हाथ जो है वो किसी भी प्रकार के जर्ग को लेने के लिए तैयार हो जाए। झटके में जब आप आसन करेंगे या एकाएक ऑल ऑफ द सडन आप हाथ के ऊपर गिर जाते हैं, उस समय में जो सबसे पहले प्रभावी होता है यही जीएल होता है। ठीक है, अब बात आती है कि मसल्स में क्या योगदान है, मसल्स का क्या है। तो सामान्य तौर पे टेंडन्स, देखिए लिगामेंट अस्थियों से अस्थियों के जुड़ाव को, और टेंडन्स बोला जाता है मसल्स से हड्डियों के जुड़ाव को। जब आप कोई आसन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति मोटा है या अनयूजुअल है या वार्म अप अच्छे से नहीं किया है, सामान्य तौर पे कंधे को घुमाने वाले एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज्यादा, और वहां पे अगर ये लिगामेंट और टेंडन के बीच में खिंचाव हो जाती है, खास करके टेंडन जो मस्कुलर टेंडन है ये अगर खिंचता है, तो अगेन ये जीएल को, ये जो जीएल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस जीएल को पकड़ के बाहर की तरफ खींच देता है मसल्स के कारण से, और मसल्स बहुत पावरफुल होती है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अगेन परेशान हो जाता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण लिगामेंट्स है, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रा स्पाइनेटस है और टेरस माइनर है। तीन लिगामेंट और है जो आपके क्या कहते हैं स्कैपुला से और शोल्डर को जोड़ के रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, जब हम लोग खास करके ट्विस्टिंग के आसन करते हैं, वो आसन सारा जो ट्विस्टिंग में यूज होता है, तो आप देखेंगे कि इन सारे, जैसे ये तिर्यक ताड़ासन की कंडीशन में अगर आप जा रहे हैं तो उस कंडीशन में, या आप क्या कहते हैं साइड बेंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, या ट्विस्टिंग से संबंधित बहुत सारे आसन है। परिव्रत पूरी की पूरी सीरीज जो होती है वो ट्विस्टिंग से है, जैसे परिव्रत पार्श्व कोण, परिव्रत पार्श्वतान, उन सारी कंडीशन में यही स्कैपुला इन्वॉल्व है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, खास करके लिगामेंट्स और टेंडन का। कभी भी खिंचाव लिगामेंट और टेंडन में नहीं होना चाहिए, क्यों? तब तक जब तक अच्छे से वार्म अप ना हो। तो वार्म अप बहुत जरूरी है। डेल्टॉइड जो मसल्स होती है, जो कंधे की पास की मसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक्जिला से देखिए, एक्सिलरी जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पे मुख्य तौर पे तीन नर्व्स आती हैं। ये तीनों की तीनों नर्व आपके हाथ को अलाउ करती है ये ऊपर की तरफ खींचे। जब भी ऊपर की तरफ इसमें खिंचाव होना है, यानी जैसे हाथ को ऊपर उठाइए, तो यही तीनों नर्व मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती हैं कि आपका हाथ ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। कई बार ऐसा होता है कि इन तंतुओं में भी खिंचाव हो जाता है, यानी कि इतना ज्यादा एक्सेस मात्रा में खिंचाव हो कि ये भी खिंच जाए। सामान्य तौर पर जब पैरालाइज्ड हो जाता है व्यक्ति, पैरालिसिस वाले पेशेंट को आप देखेंगे जो हाथ ही नहीं उठा पा रहा है, तो उनके इन तीनों नर्व पे काम करना होता है, और योग ही इसमें अस्थायी निवारण दे भी सकता है। मान लीजिए कि किसी, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैपुला ने इस नर्व को यहाँ पे ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, या ये चली गई जीएल के अंदर, ये वाली नर्व जो है, तो लिहाजा उसमें टेम्पटेशन समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। अब अगर ये रुक गई किसी भी स्थिति के कारण से, तो वो हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा। लिहाजा योग के पास ही वो कैपेसिटी है कि वो हाथ को स्ट्रेच कराए, ऊपर की तरफ खींचे, दाएं बाएं जितना आप स्ट्रेच करना सिखाएंगे, जितनी स्ट्रेचिंग होगी हाथ का, जितना जितना यूटिलाइजेशन होगा, उन सारे यूटिलाइजेशन में
माफ कीजिए, उन सारे यूटिलाइजेशंस के द्वारा आप देखेंगे कि आसन जो है वो कितना इम्पैक्टफुल हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे हाथ को उठाना सीख जाता है। तो इन तीनों नर्व के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। चौथी जो चीज है अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लड वेसल से संबंधित। ब्लड की कई सारी जो है छोटी छोटी वेसल्स आपके समस्त कंधे में पहुंची हुई हैं। जब भी आप अच्छे से योग कराएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा जाएगा और अच्छा फ्लो होगा। तो आप देखिए इन सारी वेसल्स के द्वारा, खास करके जो आर्टरीज हैं, है ना, इनके द्वारा आप अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं। एक्सिलरी आर्टरीज यहाँ पे उपस्थित होती है, मुख्य तौर पे सुपीरियर वेना कवा के आसपास से निकली हुई आर्टरीज डायरेक्ट ब्लड फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब भी खून निकालते हैं तो हाथ से इसी वाले एक्सिलरी आर्टरी से ही यूज किया जाता है। तो हमें फोकस करना है योग के दौरान कि हम किन किन का ध्यान रखें, लिगामेंट का, टेंडन्स का, मसल्स का और नर्व्स का। ये देखिए इसी को बुरसा बोलते हैं। बुरसा जो है दो जैसे मसल्स और अस्थि के बीच में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रहता है। कई बार ये बुरसा भी खत्म हो जाता है तो भी दर्द होना शुरू हो जाता है सामान्य तौर पे। कैसे बढ़ेगा बुरसा? अगर हमें बढ़ाना है तो बुरसा को बढ़ाने का कई सारा आहार है। सबसे अलावा भोजन को क्षारीय कर दीजिए। क्षारीय भोजन के लिए अष्टांग हृदय में बताया गया है किस प्रकार से हमें जो है अष्टांग हृदय में ये बताया गया है कि आपको यदि अम्लीय भोजन को क्षारीय करना है तो सबसे बेटर है कि आप लौकी खाना शुरू कर दीजिए। लौकी जो है वो आपके भोजन को क्षारीय करेगी और ये क्षारीयता बुरसा को बढ़ाने का कार्य करती है। शोल्डर को अगर आप पूर्ण पूर्ण तौर पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जहां पे हमसे गलतियां हो जाती हैं। लिगामेंट खिंच गया तो भी दिक्कत है, टेंडन खिंच गया तो भी दिक्कत है ना, किसी नर्व में कोई परेशानी आएगी तो भी दिक्कत बढ़ जाती है। और हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ ये है कि पहले वार्म अप अच्छे तरीके से होना चाहिए। शोल्डर का वार्म अप अगर अच्छे से होगा तो जीएल जो है वो अच्छे से काम करेगा, यानी कि उसके अंदर कोई जर्क, एकाएक सडन जर्क नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से ये हाथ घूम सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में सिर्फ यही नहीं इन्वॉल्व है, क्लेविकल का भी क्लेविकुलर ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जो अस्थि होती है, आप देखिए ऐसे हाथ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी हल्की हल्की मूवमेंट में आ रही है, ऊपर नीचे जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिर स्कैपुला भी इंपॉर्टेंट है, उसकी मसल्स भी इंपॉर्टेंट है, सारे लिगामेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी जो चीज है कि आप यदि किसी पेशेंट को डील करने जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को कि जो कंधे से संबंधित परेशानियों से परेशान है और उससे उससे हील करना चाहता है, तो आप पहले टेस्ट कीजिए कि आखिर चीज क्या खराब है। अगर लिगामेंट खराब होगा तो आप यहाँ पे टच करेंगे तो पता चल जाएगा किस हिस्से में पेन ज्यादा है। सामान्यतः यदि इंटरनल पेन है, इसका मतलब डेफिनेट है कि कोई ना कोई जो जीएल है उसमें कोई खराबी आई है, यानी कि जर्क हुआ है, या फिर लिगामेंट्स में थोड़ा बहुत खिंचाव आ चुका है लिगामेंट को। इसको हील कराने का सबसे अच्छा तरीका है क्षारीयता के प्रति क्षारीय भोजन ज्यादा हो, अम्लीय भोजन कम हो शरीर में, नंबर एक चीज। दूसरी चीज है कि डाइट में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में हो, दो चीज। नंबर तीन की प्रोटीन या डाइट ज्यादा से ज्यादा हो जो कि कोशिकाओं को हील करने की क्षमता रखता है। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन बेटर माना जाता है? सोया प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है, पनीर का प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है। तो पनीर और सोया प्रोटीन होती है, दालें बहुत अच्छी हैं तो इनके माध्यम से आप देखेंगे कि आपका शोल्डर धीरे 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 वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी पैरालाइज पेशेंट को आप हील करने जा रहे हैं तो अगेन आपको सर्वाइकल लोअर यानी कि 5-6 सर्वाइकल और थोरेसिक 1 से लेके 11 तक थोरेसिक पे काम करना चाहिए, जो कि स्पाइन की जो स्पाइन की वर्टिब्रीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन वर्टिब्री पे अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां की जो कॉर्ड है और वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं वो और मस्तिष्क यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। और उसकी यूटिलाइजेशन के कारण से हाथ की जो 3 मेजर नर्व आ रही हैं वो तीनों की तीनों नर्व भी काम अच्छे से करने लगती हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। अगर अच्छा है तो आप लोग थोड़ा बहुत लाइक वगैरह करें और इस पे काम करें। और कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से योग कक्षा कराएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।